हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं। तो हमने हमारा जो परफेक्ट कंपटीशन एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, ये इस चैप्टर का आपका पार्ट नंबर 3 होगा। बीच में मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे जिसके कारण आपकी क्लासेस बीच में नहीं हो पाई थी, लेकिन अब जो क्लासेज हैं वो आपकी रेगुलर बेसिस पे आपको मिलेंगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज जो फर्स्ट चीज़ हमारे पास आती है वो है आपका मार्केट प्राइस और नॉर्मल प्राइस आपके क्या होते हैं। मार्केट प्राइस मतलब जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बाज़ार कीमत, ये हमारे पास बाज़ार कीमत होती है। और जो हमारे पास नॉर्मल प्राइस जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सामान्य कीमत, तो ये हमारे पास होती है सामान्य कीमत। अब अगर हम बात करें मार्केट प्राइस की, तो मार्केट प्राइस वो प्राइस होता है जो कि मार्केट में फ्रीवेल होता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये वो प्राइस है जो कि मार्केट में हर समय या शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट के अंदर अवेलेबल होता है। जब हम बात करते हैं नॉर्मल प्राइस की, तो नॉर्मल प्राइस को मानते हैं कि ये लॉन्ग रन के अंदर अप्लाई आपका होता है। तो किस किस तरीके से प्राइजेस होते हैं और कैसे डिसाइड होते हैं, हम वो चीज़ें इसके अंदर हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम एलिमेंट की। तो टाइम एलिमेंट की बात कर रहे हैं कि एक गिवन टाइम पीरियड के ऊपर, मान लेते हैं कि आज की डेट अगर हम लें कि आज मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ 11 मई 2021 को। 11 मई 2021 को जो भी मार्केट के अंदर यानी कि बाज़ार के अंदर जो भी प्राइस आपका अवेलेबल होता है किसी गुड का, उसको हम बोलते हैं मार्केट प्राइस। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपका आज की डेट में किसी मोबाइल फ़ोन का जो प्राइस है वो आपका है कितना, 10,000 रुपीज़। तो ये 10,000 रुपीज़ क्या है आज के टाइम पीरियड में उसकी मार्केट की कीमत है, जो कि डिसाइड किस तरीके से होती है। अगर हम इसके डिटर्मिनेशन की बात करें तो इसका डिटर्मिनेशन होता है डिमांड और सप्लाई की कंडीशन में, कि जहाँ पर आपकी डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होती है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास डायग्राम है कि ये ओ एक्सिस और ये ओ वाई एक्सिस हमने लिए हैं, कि यहाँ पर अगर हम क्वांटिटी ले लें तो ये हमारे पास क्वांटिटी हो गई। उसके बाद ये इस ओ वाई एक्सिस के ऊपर हम प्राइसेस को ले सकते हैं, जहाँ पर आपकी डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, कि इस ए पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो वहाँ पर इसके क्या है प्राइसेस और क्वांटिटी जो है उसका डिटर्मिनेशन हो जाता है। तो ऐसे प्राइसेस को हम बोलते हैं मार्केट प्राइस। ये तो हमारा एप्लीकेबल होता है किसके अंदर, जब शॉर्ट टर्म या एक गिवन टाइम पीरियड आपके पास हो। लेकिन अगर हम बात करें लॉन्ग रन की, तो लॉन्ग रन यानी कि जिसको हम बोलते हैं दीर्घकाल, एक लंबे टाइम पीरियड के अंदर जब प्राइस का डिटर्मिनेशन डिमांड और सप्लाई की हेल्प से होता है, तो उसको हम बोलते हैं सामान्य कीमत या नॉर्मल प्राइस। मार्केट प्राइस आपका एप्लीकेबल होता है शॉर्ट रन के अंदर, यानी कि जिस टाइम पीरियड पे चीज़ें बिक रही हैं उस टाइम पीरियड पर, और जो नॉर्मल प्राइस होता है ये आपका एप्लीकेबल होता है लॉन्ग रन के अंदर। तो ये है हमारा टाइम एलिमेंट। नेक्स्ट हमारे पास आता है इक्विलिब्रियम, कि जब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, तो जो मार्केट प्राइस है आपका यानी कि जो आपकी बाज़ार कीमत है वो आपकी क्या होती है, टेम्परेरी इक्विलिब्रियम उसके अंदर होता है, वो परमानेंट इक्विलिब्रियम नहीं होता। क्योंकि यहाँ पर आपका जो किसी भी गुड्स की डिमांड या सप्लाई में चेंज होने से जो प्राइस है वो अप या डाउन जा सकता है, या तो आपकी जो मार्केट प्राइस है बाज़ार कीमत है वो इंक्रीज़ हो सकती है, या उसकी जो मार्केट प्राइस है वो कम हो सकती है। किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है दो चीज़ों के ऊपर। एक तो आपका जो मार्केट में गुड्स की डिमांड है उसके ऊपर, और सेकंड ये डिपेंड करती है जो मार्केट में सप्लाई यानी कि जो वस्तु की पूर्ति है उसके ऊपर। तो जैसे अगर यहाँ पे हम एक एग्ज़ाम्पल अगर हम लें, जैसे हमने एग्ज़ाम्पल लिया है यहाँ पर अम्ब्रेला का, कि अगर आपके पास जो छाता होता है उसका एग्ज़ाम्पल लें, कि अगर मान लीजिए मानसून या बारिश अगर आपकी जल्दी आ जाए, और बारिश के जल्दी आने से जो आपके पास अम्ब्रेला है, छाता जो है, अगर उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो मार्केट में प्राइस होंगे वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं। टेम्परेरी डायग्राम हम यहाँ पे बना लेते हैं, कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास ओ वाई एक्सिस है और ये हमारे पास ओ एक्सिस है। यहाँ पर हम जो क्वांटिटी है ओ एक्सिस के ऊपर वो ले लेते हैं गुड्स की, और ओ वाई एक्सिस के ऊपर हम इसके प्राइसेस को ले सकते हैं।
कि मान लेते हैं कि ये आपके पास पहले क्या था, डिमांड कर्व है, और ये हमारे पास क्या है, इसका सप्लाई कर्व होता है। तो जहाँ पर आपकी डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल थी, वहाँ पर इसके क्या थे, प्राइस और क्वांटिटी का डिटर्मिनेशन हो गया। अब इसकी कंडीशन क्या हम मान के चलते हैं कि इसकी कंडीशन अगर हम चेंज करके देखें कि मान लीजिए कि मॉनसून जो है वो जल्दी आ जाता है और इसकी जो डिमांड है वो आपकी डिमांड क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, और डिमांड करो आपका जो डी था वो डी से शिफ्ट होकर कहाँ चला गया, D1 के ऊपर। और D1 के ऊपर जब आपका डिमांड करो शिफ्ट हुआ है तो इसके शिफ्ट होने से क्या हो गए, ऑटोमेटिकली जो प्राइजेस थे वो क्या हो गए, P से P1 पर शिफ्ट यानी कि हाई हो गए। तो ये हम कह सकते हैं कि जो आपका मार्केट प्राइस है वो डिसाइड होते हैं किससे, जो मार्केट में डिमांड और सप्लाई होती है उनकी हेल्प से। दूसरी इसके अंदर कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर मान लीजिए सडनली आपकी जो डिमांड है वो डिमांड अगर गुड्स की कम हो जाए और डिमांड आपकी कम होकर कहाँ आ जाए, D2 लेवल पर, तो ऐसी कंडीशन में जो इसके प्राइस हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, P से कम होकर P2 पर आपके प्राइसेस कम आ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका जो बाज़ार कीमत है या जो मार्केट प्राइस है वो एक तरीके से आपका टेम्परेरी इक्विलिब्रियम लेवल हम उसका कह सकते हैं कि जब भी डिमांड किसी भी कंडीशन के कारण, चाहे वो वेदर कंडीशन हो या फिर और कोई एक कंडीशन हो जिससे आपके प्राइस अप एंड डाउन हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो मार्केट प्राइस है उसका जो इक्विलिब्रियम है वो परमानेंट नहीं होता। दूसरी कंडीशन की अगर हम बात करें तो दूसरी कंडीशन हमारे पास आती है नॉर्मल प्राइस के अंदर, और जो नॉर्मल प्राइस या सामान्य जो कीमतें होती हैं उसका डिटर्मिनेशन जो होता है वो हमारा होता है डिमांड और सप्लाई की हेल्प से, कि जहाँ पर गुड्स की डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होती हैं वहाँ पर जो सॉल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्राइस, और ये आपका जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम लेवल होता है, यानी कि एक स्थिर कंडीशन ये होती है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है इन्फ्लुएंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कि जो आपकी मांग और पूर्ति है उसका जो गुड्स की डिमांड है और जो गुड्स की सप्लाई है उसका किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है किसी भी वस्तु की बाज़ार कीमत पर और सामान्य कीमतों पर। अगर हम बात करें यहाँ पर मार्केट प्राइस की, तो सबसे पहले हम मार्केट प्राइस का एग्जांपल लेते हैं। तो मार्केट प्राइस के ऊपर जो इन्फ्लुएंस पड़ता है, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वो गुड्स की डिमांड का पड़ता है। दूसरा हमारे पास अगर हम एग्जांपल लें यहाँ पे नॉर्मल प्राइस का, तो नॉर्मल प्राइस के ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है वो सबसे ज़्यादा पड़ता है सप्लाई साइड का, यानी कि यहाँ पर मांग का इफेक्ट और यहाँ पर जो इफेक्ट पड़ता है वो पड़ेगा आपका सप्लाई का। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि जब हम मार्केट प्राइस की बात करते हैं तो ये एक तो एप्लीकेबल होता है शॉर्ट टर्म के अंदर, और जब ये शॉर्ट टर्म के अंदर एप्लीकेबल होता है तो किसी भी गुड्स की जो डिमांड है अगर वो ज़्यादा हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसके प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। अगर डिमांड आपकी कम होती है तो ऐसी कंडीशन में उसके जो प्राइस हैं वो भी आपके कम हो जाएंगे। दूसरा, अगर जब हम बात करें नॉर्मल प्राइस की, तो नॉर्मल प्राइस के अंदर कंडीशन क्या होती है कि ये एप्लीकेबल होता है लॉन्ग रन के अंदर, और लॉन्ग रन आपका हमें पता है कि दीर्घकाल एक लंबा टाइम पीरियड होता है जहाँ पर जो फर्में हैं या जो भी प्रोड्यूसर है वो जो गुड्स का प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ उसको किया जा सकता है, कि उत्पादन जो है वस्तुओं का उसको बढ़ाया और घटाया दोनों जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन जो है उसके अंदर हम कह सकते हैं कि जब मार्केट प्राइस की बात आती है, यानी कि जब हम बाज़ार कीमत की बात करते हैं, तो यहाँ पर प्रभाव होता है सबसे ज़्यादा मांग साइड का, यानी कि डिमांड साइड का, और जो आपकी सामान्य कीमतें होती हैं वहाँ पर इफ़ेक्ट होता है सबसे ज़्यादा सप्लाई साइड का, जिसको हम बोलते हैं पूर्ति। तो इसके ऊपर सप्लाई का इफ़ेक्ट यहाँ पर आता है। उसके बाद जब हम बात करते हैं कंडीशन चेंज की, तो मार्केट जो प्राइस हैं वो आपके बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज हो जाते हैं, यानी कि उनमें अप एंड डाउन्स बहुत जल्दी आते हैं, कि मार्केट प्राइस जो है वो आपके इंक्रीज़ भी हो सकते हैं और मार्केट प्राइस आपके क्या हैं डिक्रीज़ भी हो सकते हैं। बट जब हम बात करते हैं नॉर्मल प्राइस की, तो ये नॉर्मल कंडीशंस के अंदर आपके नॉर्मल प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहते हैं, ज़्यादा उसके अंदर चेंजेस जो है वो देखने को हमें नहीं मिलते। तो इसको अगर मैं एक डायग्राम की हेल्प से हम अगर इसको देखें,
तो हमारे पास आता है कि जैसे दो एक्सिस यहाँ पर हमने लिए हैं, एक ओ एक्सिस है हमारे पास और एक हमारे पास है ओ वाई एक्सिस। ओ एक्सिस के ऊपर हमने क्वांटिटी को लिया है और जो ओ वाई एक्सिस है उसके ऊपर हमने प्राइजेस को लिया है। उसके बाद अगर हम बात करें नॉर्मल प्राइस की, तो नॉर्मल प्राइस हमारा एप्लीकेबल होता है जिसको एनपी से हमने दिखाया है और ये हमें शो करता है कि जो आपके नॉर्मल प्राइस है वो मार्केट के अंदर हमेशा नॉर्मल बने रहते हैं, उसमें चेंजेस नहीं आते, फ्लक्चुएशंस उसके अंदर हम देखने को हमें नहीं मिलता। लेकिन जब हम बात करते हैं मार्केट प्राइस की, तो मार्केट प्राइस में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मार्केट प्राइस आपका अप एंड डाउन हो सकता है इकोनॉमी के अंदर, कि मार्केट प्राइस आपका बाज़ार की जैसी कंडीशंस होंगी उसके अकॉर्डिंग आपके जो प्राइजेज हैं वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकते हैं। तो ये चेंजेस इसके अंदर पॉसिबल हैं, जबकि जो आपके नॉर्मल प्राइस हैं जो कि डिसाइड होते हैं मार्केट की डिमांड और सप्लाई के तरफ से, तो वहाँ पर ये जो है एक तरीके से आपका इक्विलिब्रियम में हमेशा कंडीशन बनी रहती है। दूसरा इसके बाद हमारे पास आता है रियल और प्रोबेबल में जो प्राइसेस हैं वो, कि एक तो आपके जो वास्तविक कीमत होती है जिसको हम बोलते हैं रियल, तो ये हम देख लेते हैं एक बारी। जी, तो अगर हम बात करें इसके रियल की, तो यहाँ पर हम वास्तविक कीमत और एक आपके पास हम बोलते हैं संभावित कीमत। वास्तविक कीमत का मतलब ये है कि जो आपकी मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस आपके होते हैं रियल प्राइस, यानी कि अगर हमने जैसे स्टार्टिंग में एग्जांपल भी लिया था कि अगर आप 11/5/2021 को अगर आज ही के दिन को चीज़ें आप खरीदते हैं, तो एक गिवन टाइम पीरियड के ऊपर आप जो मार्केट में पे करते हैं उसको हम बोलते हैं मार्केट प्राइस, और ये वही है जिसको आप एक्चुअल में पे कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं संभावित कीमत की, तो संभावित कीमत आपकी क्या है कि मार्केट में आज से 10 दिन बाद, 20 दिन बाद या 2 साल बाद कितने पैसे आप जो है वो पे करेंगे, वो होता है उसका नॉर्मल प्राइस, यानी कि लॉन्ग टर्म में वो कितना एप्लीकेबल होगा। तो ये आपका क्या है, एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के अंदर जब एप्लीकेबल की बात आती है तो वो एक आपका संभावित कीमत होती है, हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो एक्चुअल कीमत है। और अगर हम दूसरी कंडीशन की तरफ से अगर हम इसकी स्टडी करके देखें तो हमें पता लगता है कि 2 साल के बाद भी, मान लेते हैं कि आफ्टर 2 ईयर जो भी कीमत ली जाएगी यहाँ पे वो भी उस वस्तु की क्या है, मार्केट प्राइस ही होगी। कि फॉर एग्जांपल आज मान लेते हैं कि आपके पास 2 गुड़ है, सॉरी 1 गुड़ हम ले लेते हैं जिसका जो प्राइस है वो अब यहाँ पे कितना है, 2000 रुपीज़ है। तो ये 2000 रुपीज़ आज के लिए क्या है, ये आज के लिए इसकी क्या है, मार्केट प्राइस है। ठीक, और दूसरी हम कंडीशन ये लेते हैं कि इसी मोबाइल फ़ोन की जो कीमत होगी आज से 2 साल बाद में, वो हम मान के चलते हैं कि 3000 रुपीज़ होगी। ठीक, उस कंडीशन में अब बात यह है कि जब 2 साल के बाद ये चीज़ बिकेगी मार्केट में और इसकी कीमत जो है वो 3000 रुपीज़ होगी, तो ये 3000 रुपीज़ उस टाइम पे जो नॉर्मल प्राइस है वो ना होके इसी को हम बोलते हैं कि ये मार्केट प्राइस है। क्यों? क्योंकि 2 साल बाद जब 2023 के अंदर ये चीज़ मार्केट में बिकेगी तो किसके ऊपर बिकती हैं चीज़ें, वो हर एक चीज़ जो बिकती है वो उसकी बाज़ार कीमत के ऊपर बिकती है, यानी कि जो मार्केट में प्राइस है उस कीमत के ऊपर वो बिकती है, तो इसी को हम कहते हैं मार्केट प्राइस। नेक्स्ट हमारे पास आता है काइंड्स ऑफ गुड्स, कि जो वस्तुओं की कीमतें हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो बाज़ार कीमत पर बिकती हैं या जो आपके पास नॉर्मल कीमत होती है उसके ऊपर, यानी कि सामान्य कीमतों के ऊपर। देखिए, चाहे गुड्स आपकी कोई भी हो जिसको रिप्रोड्यूसेबल हो, यानी कि जिसका पुनर्उत्पादन किया जा सके, या कोई ऐसी गुड हो जिसको आप एक बार प्रोडक्शन करने के बाद उसका आप प्रोडक्शन दोबारा नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर मैं ये एक एग्ज़ाम्पल ले लें कि हमारे पास कोई इस टाइप से एक पेंटिंग है हमारे पास, और ये पेंटिंग जो है वो किसी एक फेमस आर्टिस्ट की अगर हम इस पेंटिंग को ले लें तो इसको रिप्रोड्यूस इसको नहीं किया जा सकता, इसका दोबारा से उत्पादन नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो जिस प्राइस के ऊपर ये बिकेगी, कि मान लेते हैं कि ये पेंटिंग आपकी बिकी है 2 लाख रुपए की, 2 लाख रुपीज़ इसका क्या है, प्राइस है।
तो ये जो प्राइस है, इसी प्राइस को हम बोलते हैं कि ये इसका मार्केट प्राइस है, यानी कि ये आपका इसका जो बाज़ार कीमत है वो इसकी है। चाहे हमें पता है कि इस पेंटिंग को दोबारा नहीं प्रोड्यूस किया जा सकता, सिर्फ एक ही कंडीशन में कि जब जो इसका आर्टिस्ट है जिसने इसको बनाया है उसकी डेथ हो जाए, तो उस कंडीशन में तो हम इसको दोबारा से नहीं बना सकते। लेकिन फिर भी उस कंडीशन में भी जब ये चीज़ बिकेगी तो ये इसके बाज़ार कीमत के ऊपर ही भी हम इसको सेल कर पाएंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉर्मल प्राइस की, यानी कि सामान्य कीमतों की, तो जो सामान्य कीमतें एप्लीकेबल होती हैं वो सिर्फ ऐसी गुड्स के ऊपर ही एप्लीकेबल होंगी जिनको दोबारा से प्रोड्यूस किया जा सकता है, यानी कि एक जिसको हम लंबे टाइम पीरियड के लिए प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी हमें याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो उसकी गणना हम करते हैं मार्केट प्राइस के ऊपर, यानी कि जो आपके पास बाज़ार कीमतें होती हैं उसके ऊपर। और बाज़ार कीमतों पर ही हम निकाल सकते हैं कि एक जो उत्पादक है, जो प्रोड्यूसर है, उसको प्रॉफिट होंगे, यानी कि अगर उसको लाभ होंगे या उसको लॉस होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि इसके प्रॉफिट एंड लॉस हम कैसे निकाल सकते हैं कि प्रॉफिट हम निकालते हैं, प्रॉफिट को डिनोट करा हम पाई के साथ, और ये इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल रिवेन्यू में से हम टोटल कॉस्ट को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाता है। तो इसको हम और कैसे निकाल सकते हैं कि इस TR की जगह हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास मार्केट प्राइस है और कॉस्ट हमें पता है। तो अगर कभी भी आपकी जो कंडीशन है वो ऐसी होती है कि मार्केट प्राइस आपका ज़्यादा है और आप जो कॉस्ट लगा रहे हैं वो कम है, तो ऐसी कंडीशन में हमें पता है कि यहाँ पर हमें क्या होंगे, प्रॉफिट होते हैं, यानी कि लाभ होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके जो मार्केट प्राइस है वो तो कितने थे आपके पास 2000 रुपीज़, और जो आपकी कॉस्ट आई थी वो कितनी थी 1500 रुपये थी, तो आपको 500 रुपये का क्या है, प्रॉफिट हो जाता है। तो इस प्रॉफिट को हमने कैसे निकाला है, ये आपके प्रॉफिट हम निकालते हैं किसके बेस पे, मार्केट प्राइस के बेस पे। और इसी तरीके से लॉस भी हो सकते हैं। लॉस कब होंगे, जब आपके जो मार्केट प्राइस है वो लेस देन होगी किससे, टोटल कॉस्ट से। कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो तो कितनी है 2000 रुपीज़ है, लेकिन जो आपको मार्केट में प्राइस मिल रहे हैं वो कितने हैं 500 रुपीज़ हैं। तो आपके पास जो यहाँ पे लॉस आएगा वो लॉस आता है कितने का, आपको 500 रुपीज़ का। तो यहाँ पर आप जो प्रोड्यूसर है उसका जब हम बात करते हैं उसके प्रॉफिट या लॉस निकालने की, तो वो हम निकालते हैं मार्केट जो प्राइस है, यानी कि जो वस्तु की बाज़ार कीमत है उसके बेस के ऊपर। दूसरा, जब हम बात करते हैं नॉर्मल प्राइस की, तो नॉर्मल प्राइस जो है वो बेसिकली आपके नॉर्मल प्रॉफिट को ही दिखाता है, क्योंकि एप्लीकेबल होता है किसके अंदर, लॉन्ग रन के अंदर। और लॉन्ग रन के अंदर जब हम एप्लीकेबल की बात करते हैं तो वहाँ पे टोटल रिवेन्यू और टोटल जो कॉस्ट है वो आपकी एक दूसरे के इक्वल होती है, और ये आपका शो करता है किसको, नॉर्मल प्रॉफिट को। उसके बाद जब हम बात करें इक्विलिब्रियम कंडीशन की, तो यहाँ पर हम एक जो फर्म है उसका इक्विलिब्रियम यानी कि उसका जो संतुलन लेवल है वो देखेंगे। और इसी के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर आपका एक तो इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम, और दूसरा यहाँ पर हम देखेंगे फर्म का इक्विलिब्रियम। जो प्राइसेस डिसाइड किए जाते हैं वो प्राइसेस डिसाइड आपके किए जाते हैं इंडस्ट्री के द्वारा, यानी कि जो वस्तु की कीमत का निर्धारण है वो उद्योग द्वारा किया जाता है। और जो फर्में होती हैं वो सिर्फ प्राइस की टेकर होती हैं, यानी कि वस्तु की जो कीमत है उसको सिर्फ स्वीकार वो करती हैं, उसमें के अंदर वो चेंजेस नहीं कर सकती। तो फर्में आपके पास क्या है, ये प्राइस टेकर होती हैं। प्राइस मेकर कौन होता है, प्राइस मेकर होती है इंडस्ट्री। तो मेकर इंडस्ट्री है, यानी कि उद्योग जो है वस्तु की कीमत का निर्धारण करेगा किसकी हेल्प से, ये आपका जो डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के जहाँ पर इक्वल होंगे वहाँ पर आपकी वस्तु की कीमत का निर्धारण हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो आपके पास फर्में होती हैं उसके अंदर आपका जो एवरेज रिवेन्यू और जो मार्जिनल रिवेन्यू है वो एक दूसरे के इक्वल होता है। तो कैसे होता है, इसके डायग्राम हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, दो डायग्राम है, एक हमारे पास इंडस्ट्री का डायग्राम है, दूसरा हमारे पास फर्म का डायग्राम है। दो एक्सिस है हमारे पास, एक हमारे पास ओ एक्सिस है और एक हमारे पास ओ वाई एक्सिस है। ओ एक्सिस के ऊपर हमने दोनों ही डायग्राम के अंदर आउटपुट लिया है, और जो ओ वाई एक्सिस है इसके अंदर हमने प्राइसेस। और फर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम AR और जो MR है आपके पास हम उसको ले सकते हैं। AR और MR हम इसके अंदर ले सकते हैं।
उसके बाद जब डिसाइड करें कि इसके प्राइजेस कैसे डिसाइड होंगे, तो यहाँ पर हमें पता है कि DD जो हमने ब्लू लाइन से शो करा है, DD है हमारे पास क्या है, डिमांड कर्व है इंडस्ट्री का, और SS क्या है हमारे पास, सप्लाई कर्व है। जहाँ पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल है, यानी कि अगर हम इस पॉइंट को नाम दें तो इस E पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। और यहाँ पर आपके पास जो है गुड्स के प्राइस यानी कि OP हम इसको ले लें, और क्वांटिटी जो है वो हमारे पास OQ है। तो इस OQ क्वांटिटी के ऊपर जो है वो गुड्स के प्राइसेस का डिटर्मिनेशन हो जाता है। उसके बाद जब हम बात करें एक फर्म की, तो फर्म के अंदर क्या है, AR इक्वल होता है किसके, MR के। इसका रीज़न भी मैंने बताया कि इसका जो रीज़न है वो ये है कि जो फर्में हैं वो सिर्फ प्राइस को टेक कर होती हैं, कि जो इंडस्ट्री के अंदर प्राइसेस डिसाइड हुए हैं कितना OP, ये OP ही जितनी भी मार्केट के अंदर जितनी भी फर्में हैं, चाहे आपकी A, B, C, जो भी जितनी भी फर्में हैं, वो सारी की सारी फर्में जो है वो इक्वल ही, यानी कि जो आपके पास ये OP प्राइस है, इस OP प्राइस के ऊपर ही गुड्स को सेल करती हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म, कि एक जो आपके पास फर्म है उसका अल्पकाल के अंदर कहाँ पर संतुलन होता है। तो अल्पकाल के अंदर हम इसका संतुलन देखेंगे और इसके अंदर जो कंडीशन है उसके हम स्टडी करेंगे। हमें पता है कि जो आपके पास शॉर्ट रन टाइम पीरियड होता है वो एक कम टाइम पीरियड होता है, और फर्में सिर्फ अपने प्रोडक्शन को उतना ही बढ़ा सकती हैं जितने उनके पास या तो प्रोडक्शन कैपेसिटी हो, या उनके पास एग्जिस्टिंग स्टॉक में जितना सामान है वो उसी सामान को सेल कर सकती हैं। तो यहाँ पर हम दो अप्रोच इसकी देखेंगे कि एक तो हमारे पास जो इसके अंदर अप्रोच आएगी वो TR/TC की अप्रोच आती है, और दूसरी हमारे पास जो अप्रोच है इसके अंदर वो MR और MC की अप्रोच है। TR हम बोलते हैं टोटल रिवेन्यू को, तो ये हमारे पास क्या है, टोटल रिवेन्यू आता है। TC हमारे पास हमें पता है कि इसको हम बोलते हैं टोटल कॉस्ट। MR हमारे पास होता है मार्जिनल रिवेन्यू, और MC जो हमारे पास होता है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। तो ये हमारे पास क्या है, मार्जिनल कॉस्ट है। तो यहाँ पर इन दो अप्रोच की हेल्प से हम स्टडी करेंगे। आज जो हम अप्रोच पढ़ेंगे उसको हम बोलते हैं TR/TC की अप्रोच, यानी कि टोटल रिवेन्यू, कुल आय और कुल लागत। तो कुल आय कुल लागत की ये जो अवधारणा है, इसकी हेल्प से हम देखेंगे कि आपकी जो फर्म है वो शॉर्ट रन के अंदर कहाँ पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होती। तो सबसे पहले अगर हम बात करें TR/TC अप्रोच की, तो इसके अंदर हम निकालते हैं प्रॉफिट, जिसको हमने पाई से डिसाइड किया है, और इसकी जगह आप लिख सकते हैं इसको प्रॉफिट, यानी कि लाभ हम कैसे निकालते हैं किसी भी फर्म का। तो लाभ हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें पता हो कि जो फर्म है उसकी टोटल रिवेन्यू कितनी है, यानी उसकी आय कितनी है और उसकी कॉस्ट कितनी है। कि जब हम बात करें टोटल रिवेन्यू की, तो इसको हम कैसे निकालते हैं, टोटल रिवेन्यू का फॉर्मूला होता है P × में Q, यानी कि जब वस्तु की कीमत को आप वस्तु की मात्रा के साथ गुणा करते हैं तो आपके पास जो रिवेन्यू आती है उसको हम बोलते हैं TR। दूसरा टोटल कॉस्ट होती है कि जब आप किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें कितनी लागत आपकी आई है, कितना खर्चा आया है, उस लागत को हम बोलते हैं कुल लागत। तो अगर आपको आय पता है कि आय में से अगर मैं लागत को माइनस कर दूं, यानी कि लागत को घटा दूं, तो हमारे पास जो आता है उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। तो इसी चीज़ को हम जो है डायग्राम से समझ के देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है, दो एक्सिस हैं, एक हमारे पास OY एक्सिस है और नीचे जो हमारे पास है ये OY माइनस है, और ये हमारे पास O एक्सिस है। O एक्सिस के ऊपर हमने आउटपुट को लिया है, और जो OY एक्सिस है उसके ऊपर हमने कॉस्ट, रिवेन्यू और प्रॉफिट को लिया है। इसके बाद हमारे पास जो ये लाइन है इसको हम बोलते हैं TR, यानी कि टोटल रिवेन्यू, कुल आय की आपकी लाइन है। उसके बाद ये जो हमारे पास है इसको हम बोलते हैं TC, यानी कि कुल जो हमारे पास लागत है उसका ये कर्व है। ये हमारे पास जो कर्व है इसको हम बोलते हैं TP, यानी कि टोटल प्रॉफिट कर्व जो है वो हमारे पास आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पॉइंट A की, कि हमारे पास ये A पॉइंट है और इस A पॉइंट के ऊपर कंडीशन क्या है।
तो अगर हम बात करें इस ए पॉइंट से पहले की कंडीशन की, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपके पास कंडीशन है वो ये है कि टोटल कॉस्ट आपके पास ज़्यादा है और टोटल रिवेन्यू हमारे पास कम है। तो ये जो हमारे पास पार्ट आता है, ये पार्ट आपके पास क्या है, इसको हम बोलते हैं लॉस। ये हमारे पास लॉस का पार्ट है, और जिस पार्ट पर आपकी टोटल रिवेन्यू और टोटल जो कॉस्ट है वो एक दूसरे के इक्वल होती है, यानी कि ए पॉइंट के ऊपर जहाँ पर आपका टी आर इक्वल है टी सी के, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। यानी कि जहाँ पर आपके नो लॉस नो प्रॉफिट की कंडीशन है कि ए पॉइंट के ऊपर ना तो आपको लॉस हो रहे हैं, नो लॉस और नो प्रॉफिट की ये कंडीशन होती है, यानी कि ना ही आपको प्रॉफिट होते हैं। तो ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं कि ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, यहाँ पर नो लॉस नो प्रॉफिट की कंडीशन होगी। दूसरा जब हम बात करते हैं पॉइंट बी की, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर ये जो आपका सारा का सारा पार्ट है, ये कंप्लीट पार्ट आपका होता है प्रॉफिट का, और यही जो आपके पास नीचे पार्ट है, इस पार्ट को हम शो करते हैं प्रॉफिट। कि ये जो आपके पास ये जो पार्ट है यहाँ से और यहाँ तक, यानी कि इस पॉइंट को अगर मैं नाम दे दूँ बी सी से, तो ये बी सी इक्वल जो होगा वो आपका होगा इस ई और एफ पॉइंट के इक्वल। यानी कि आपके पास जो प्रॉफिट होते हैं बी सी के इक्वल, वो आपके पास नीचे हमने शो करा है इस डायग्राम में, किसके इक्वल, ई और एफ के इक्वल। तो ई एफ जो है वो आपका प्रॉफिट को शो करता है, जो कि आपके इस पॉइंट को बताता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं कि ये आपके पास पॉइंट क्या है, एच है, और ये एच पॉइंट भी आपका क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट को ही शो करता है, जहाँ पर आपकी टोटल रेवेन्यू इक्वल है किसके, टोटल कॉस्ट के। यानी कि आप जितनी आपकी इनकम अर्न कर रहे हैं उतनी ही आपकी कॉस्ट आ रही है। तो ये एच पॉइंट भी आपका क्या है, ब्रेक इवन की कंडीशन है, और इससे ऊपर अगर कोई ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है तो वहाँ पर भी जो आपकी कंडीशन होगी वो लॉस की कंडीशन होगी। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ पर इस पॉइंट को देखते हैं, इस पॉइंट को, तब आपको पता लगता है कि टोटल कॉस्ट ग्रेटर देन हो जाएगी किससे, टोटल रिवेन्यू से। तो ये आपको क्या शो करता है, ये शो करता है यहाँ पर कि आपके लॉस जो है वो होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमारा जो टोटल प्रॉफिट है वो आपका कहाँ पर होता है, ये जो हमारे पास बीच में पॉइंट दिया हुआ है बी, तो ये बी पॉइंट आपका क्या शो करता है, ये आपका शो करता है मैक्सिमम प्रॉफिट को। क्योंकि हमें पता है कि इसी पॉइंट के ऊपर अगर हम देखें यहाँ पर इस बी पॉइंट के ऊपर, तो ये हमें शो करता है कि यहीं पर हमारा जो गैप है किसके बीच में, टी आर, यानी कि टोटल रिवेन्यू और जो टोटल कॉस्ट के बीच में जो गैप है वो मैक्सिमम है। यानी कि हमारी रिवेन्यू जो है वो तो बहुत ज़्यादा है और जो कॉस्ट है इस कंडीशन में वो कम है। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं कि ये आपकी मैक्सिमम प्रॉफिट की कंडीशन होती है, और एक जो फर्म है उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा इस बी पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके मिनिमम लॉस की कंडीशन देखने की, तो लॉस की कंडीशन हम कैसे देखते हैं, उस कंडीशन के लिए भी हमारे पास क्या है, दो एक्सिस है, एक हमारे पास ओ एक्सिस है और एक हमारे पास क्या है, ओ वाई एक्सिस है। ओ एक्सिस के ऊपर हमने आउटपुट को लिया है और ओ वाई एक्सिस जो है उसके ऊपर हमने कॉस्ट, रिवेन्यू और जो आपके प्रॉफिट है उसको लिया है। ये हमारे पास क्या है, एक लाइन है जिसको हम बोलते हैं कि हमारे पास टोटल रिवेन्यू की लाइन है, यानी कि कुल लागत की लाइन है, सॉरी कुल आय की लाइन है हमारे पास। उसके बाद ये हमारे पास जो लाइन है इसको हम बोलते हैं टीवीसी, भी आप इसको बोल सकते हैं, या आप इसको बोल सकते हैं वीसी। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं कि आपकी वीसी यानी कि वेरिएबल कॉस्ट आपकी क्या होती है। वेरिएबल कॉस्ट, या जिसको हम बोलते हैं परिवर्तनशील लागत, यानी कि वो आपकी जो कॉस्ट जो कि आपके प्रोडक्शन के साथ इंक्रीज होती है या प्रोडक्शन के साथ आपकी डिक्रीज होती है। कि अगर प्रोडक्शन आपका कम होता है तो कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी, प्रोडक्शन अगर आपका इंक्रीज होता है तो आपकी कॉस्ट भी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। दूसरा हमारे पास आता है टीसी। ये हमारे पास जो लाइन है ये हमारे पास होती है टीसी, यानी कि इसको हम बोलते हैं टोटल कॉस्ट, कुल लागत। ये जो आपके पास पार्ट होता है, ये या तो आप इसको कह लीजिए कि ये बीच वाला जो पार्ट है ये, या आप इसको कह सकते हैं कि ये जो पार्ट है, ये जो नीचे का बचा हुआ पार्ट है, इसको हम बोलते हैं एफसी। ये एफसी आपका क्या है, इस एफसी को हम बोलते हैं स्थिर लागत।
ये हमारे पास होती हैं स्थिर लागत, यानी कि आपका जो है प्रोडक्शन आपका इंक्रीज हो या प्रोडक्शन किसी भी गुड्स का डिक्रीज हो, हर एक कंडीशन के अंदर जो एफसी है वो आपकी क्या रहती है, फिक्स कॉस्ट आपकी जो है वो कांस्टेंट रहती है, उसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो ये चीज़ हम यहाँ पे शो करेंगे। तो जहाँ पर आपकी जो टोटल रिवेन्यू, यानी कि जहाँ पर आपकी टीआर इक्वल होती है किसके, वेरिएबल कॉस्ट के, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कि ये आपकी किसकी मिनिमम लॉस की कंडीशन होती है, कि यहाँ पे आपके नुकसान जो है वो सबसे ज़्यादा कम होते हैं। तो ये कंडीशन हमारी कहाँ है, ये कंडीशन हमारी आती है इस ए पॉइंट के ऊपर। इस ए पॉइंट के ऊपर सिचुएशन क्या है कि आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो तो आपकी क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि हमें पता है कि ऑलरेडी ये हमें ग्रीन लाइन जो शो कर रही है, वो ग्रीन लाइन हमें शो कर रही है कि आपकी टोटल कॉस्ट यानी कि टीसी ग्रेटर देन है किससे, टीआर से। तो ये तो हमें पता है कि यहाँ पर कंडीशन जो है वो लॉस की है। लेकिन मिनिमम लॉस कहाँ पर होता है, जहाँ पर आपकी परिवर्तनशील लागत है, यानी कि वीसी आपका इक्वल होता है किसके, टोटल रिवेन्यू की। तो वहाँ पर आपकी क्या है, मिनिमम लॉस की कंडीशन होती है, जो कि आपकी किसकी, इस ए पॉइंट के ऊपर यहाँ पर हमें शो की गई है। उसके बाद जो ये आपकी शो करती है, ये जो कंडीशन है ये आपकी शो करती है एफसी को, यानी कि आपकी जो फिक्स कॉस्ट होती है उसको ये शो कर रही है। तो ये आपकी मिनिमम लॉस की कंडीशन थी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आप अपने जो वैल्यूएबल सजेशंस हैं वो हमें कमेंट्स में बताएं, ताकि आप जो वीडियो क्लासेस जो आपकी हैं उनको इम्प्रूव किया जा सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।